नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर ना करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबका स्कोर कितना रहा। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं कि आलंबन कहते हैं कि अनुभाव कहते हैं कि आश्रय कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो विभाव के दो भेद होते हैं। एक उद्दीपन विभाव होता है, एक आलंबन विभाव। तो उद्दीपन होता है कारण, प्राकृतिक छटाएं। किस कारण? हमारे मन में भाव जगाए। ऐसे हम क्रोध नहीं कर सकते, ऐसे हम हंस नहीं सकते, ऐसे हम रो नहीं सकते। तो यह भाव किस कारण जगा है, उसे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन में प्राकृतिक छटाएं आ जाती है, वहाँ का उस समय का माहौल आ जाता है। यह सब प्राकृतिक उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है। आलंबन विभाव वह विभाव होता है जिसके हृदय में भाव जगता है, यानी कि व्यक्ति आलंबन के रूप में प्रयोग किया जाता है और उद्दीपन के रूप में प्राकृतिक छटाएं। आलंबन के भी दो भेद होते हैं। एक होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है विषय आलंबन। दो भेद होते हैं। आश्रय आलंबन वह आलंबन होता है जिसके मन में भाव जगे, और विषय आलंबन वह आलंबन होता है जिसके कारण भाव जगे। मान लीजिए जो दो नायक नायिका हैं, तो अगर नायिका के रूप रंग गुण को देखकर नायक के मन में प्रेम का भाव जगे, तो नायक क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा, क्योंकि उसी के मन में भाव जगा है। और नायिका क्या हो जाएगी? विषय हो जाएगी, उसी विषय के कारण इसके मन में भाव जगा है। तो नायिका विषय आलंबन हो जाएगी और नायक आश्रय आलंबन हो जाएगा। यह उल्टा भी हो सकता है। अगर नायिका के मन में नायक को देख के, जैसे राम कुरूप निहारती जानकी कंगन की नग की परछाई, वहाँ पे सीता जी आश्रय आलंबन है और राम जी विषय आलंबन है, क्योंकि राम जी को देखकर सीता जी के मन में भाव जगा है और उनके रूप को वह अपने कंगन के नग की परछाई में देख रही है। आशा है कि अनुभाव विभाव और अनुभाव जो हम अनुभव करते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे अनुभाव सात्विक होता है, कायिक होता है, वाचिक होता है। हम अपने शरीर द्वारा जो अनुभव करते हैं, जो वाणी द्वारा अनुभव करते हैं और जो वस्त्राभूषणों द्वारा अनुभव करते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। भाव जिसके हृदय में रहता है वह क्या होता है? आश्रय आलंबन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में छंद पूछा है। तो देखिए, अगर रस पूछता तो जो उत्तरा है वह पांडव वंश की लास्ट बहू है। तो वह भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि गर्भ में ही मेरे राजा परीक्षित उनके गर्भ में रहते हैं, तो वही कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे गर्भ में ही मेरे पुत्र को मारने का साजिश रचा जा रहा है। तो कहती हुई हूँ उत्तरा के नेत्र जल से, यह कहकर उनके नेत्र से जल भर गया है। तो रस पूछता तो करुण रस रहता। अलंकार पूछता तो मनहु मानो जनहु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता। लेकिन इसमें पूछा है छंद। तो छंद देखिए, छंद में तो मात्रा गिनेंगे तभी पता चलेगा। एक मात्रा, दो मात्रा, 4 5 5 2 7, 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 7 2 9 10 10 2 12
12 दू 14, 14 दू 16, 16 मात्रा हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं तो 16, 16 पर यति हुई है 16। यहाँ पे देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 16 और 12 पर यति हुई है। 16 और 12 पर यति हुई है मतलब 26, कुल लेके 26 मात्राएं हैं। तो 26 मात्रा कुल लेके 28 मात्राएं हैं। 16 और 12 पर यति हुई है तो कुल लेके 28 मात्रा हैं। तो 28 मात्राएं हर गीतिका में होता है। दोहा में 24 मात्रा होता है और 11 और 13 पर यति होती है और सोरठा में भी 24 मात्रा होता है। 13 दोहा में 13 और 11 पर यति होती है और सोरठा में 11 और 13 पर यति होती है। तो इसमें हर गीतिका है और गीतिका में 26 मात्राएं होता है। इसमें 14 और 12 पर यति होती है गीतिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है पलकनी। पलकनी है, पलकनी माने आँख का जो पलक होता है पलकनी। पलकनी पीक, ये पीक है। पलकनी पीक अंजन अधर। पलक में क्या है? पीक, पलकन पीक, आँख पीली हुई है, पलक जो पीला हुआ है। अंजन अधर, और अंजन माने काजल, काजल ओठों पे लगा है। धरे महावर भाल, और जो पाँव की महावरी होती है लाल रंग की, वह भाल माने मस्तक पर धरा है। आज मिले सु भली करी, भले बने ही लाल में कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पे बिना कारण के कार्य होता है। बिना कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना होता है। जैसे बिनु पग चले सुनाई बिनु काना, कर बिना कर्म करे विधि नाना। असंगति अलंकार होता है जहाँ पे वस्तुओं या व्यक्तियों में कोई संगति ना हो। देखिए आँख का जो काजल है वो ओठ पे लगा है, महावर है वो मस्तक पे लगा है, तो यहाँ पे असंगति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विशेषोक्ति होता है जहाँ कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहाँ भी विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि मेरे आँखिया सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। उपमा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली में कि बिहार में कि मध्य प्रदेश में कि हरियाणा में कि सभी में? तो दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। बिहार में बिहारी हिंदी बोला जाता है। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। और क्या है? भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। और छत्तीसगढ़ कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। हरियाणा में बोला जाता है और इसे बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी बोली को क्या कहते हैं? बांगरू कहते हैं। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम बांगरू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं पूछा है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, हाँ वैज्ञानिक क्रम होता है, क्योंकि देखिए जो कंठ बड़ है वह अपने स्थान पर बैठे रहते हैं पहले लाइन में। तालव्य हैं तो वो अपने स्थान पे बैठे रहते हैं। तो क्रम के अनुसार बैठाया गया है। कौन घोष है, कौन अघोष है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, उसको देखकर एक वैज्ञानिक तरीके से बैठाया गया है प्रत्येक वर्णों को। तो यह तो राइट होता है। इसमें गलत पूछा है, नहीं पूछा है।
प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह होता है, ये भी सही है। लेकिन मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता नहीं होती है। देखिए, कहीं छोटा हो, कहीं बड़ा हो, कहीं एक मात्रा, कहीं दो मात्रा, एकरूपता नहीं होती है। मात्राएं अलग अलग रूप से प्रयोग किए जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज सुंदर और सुगठित लिखावट, यह भी देवनागरी लिपि की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो देखिए, भोजपुरी, मगही, मैथिली, यह बिहारी हिंदी के 3 बोलियां हैं, जबकि बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली, और बुंदेली झांसी, जालौन, इधर बुंदेली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को, कि 26 जनवरी 1950 को, कि 26 अगस्त 1948 को, कि 15 अगस्त 1947 को, कि सी डी दोनों? तो देखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त की गई, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण को 2 भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो किसमें प्राण वायु अधिक उच्चारित होता है? तो महाप्राण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और वर्गीय व्यंजन के दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आता है, दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन, और पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। जैसे क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। तो ये देखिए, दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुर्सी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या सभी? तो कुर्सी एक जाति का बोध करा रही है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सोफा भी आ जाएगा, प्लास्टिक की कुर्सी भी आ जाएगी, काठ की कुर्सी भी आ जाएगी, तो इसमें कई प्रकार की कुर्सी आ जाएगी। तो एक कुर्सी जाति का बोधक करा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम सही है? मैं तो प्रथम पुरुष है, मैं तो अपने के लिए, खुद के लिए प्रथम पुरुष है। इसे उत्तम पुरुष भी कहते हैं, इसे उत्तम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हम और आप मध्यम पुरुष है। वे क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। देखिए, यह दो औरतें हैं, आपस में चुगली कर रही हैं, और किसके? तीसरी के बारे में बात करेंगे, तीसरी औरत के बारे में बात करेंगे। तो यह पहला क्या हो गया? जो बतिया रही है इससे, तो ये पहला हो गया प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, दूसरी हो गई मध्यम पुरुष, और तीसरे के बारे में बात कर रही है, तो तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? अविकारी शब्द वह होता है जिस पर लिंग, वचन, क्रिया आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लिंग है, राजा का रानी हो जाता है, तो इसमें नहीं होगा। जैसे अचानक है, अचानक चाहे स्त्री के लिंग के साथ प्रयोग किया जाए, चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया जाए, अचानक का रूप परिवर्तित नहीं होगा। तुम्हारा का तुम्हारी हो जाएगा, तुम्हारा लिंग की दृष्टि से ये पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग में तुम्हारी हो जाएगा। गाय का गाय हो जाएगा, वचन का भी प्रभाव हो जाएगा। सीता का सीता राम हो जाएगा, लिंग का परिवर्तन सीता का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तुम्हारा सर्वनाम है, और गाय जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद बंद
बताइए। तो क्रियापदबंध अगर पूछेगा कि नीचे लिखे गए अंडरलाइन किए गए रेखांकित शब्दों में कौन सा पदबंध है, तो देखिए क्रिया के नीचे रहेगा तो क्रियापदबंध, संज्ञा के नीचे रहेगा तो संज्ञा पदबंध, अगर सर्वनाम के नीचे रहेगा तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो क्रिया पूछा है, क्रिया पदबंध। तो क्रिया क्या है, मुझे क्या हो गया, मुझे सर्वनाम हो गया। आरोहण मुझे भी करता है और रोहन कर्म है, दूर से दिखाई दे रहा है क्या है, क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्रिया पदबंध दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊंचा किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है कि ये भी दोनों है। तो देखिए सर्वनाम तो है नहीं ऊंचा, संख्या का भी बोध नहीं करा रहा है और नाप तौल का भी बोध नहीं करा रहा है। तो गुणवाचक ऊंचा, लंबा, छोटा, बड़ा, लाल, पीला, हरा, नीला, यह सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ क्या कहलाता है, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, तीनों या कोई नहीं। तो देखिए संस्कृत क्या है, संस्कृत एक योगात्मक भाषा है। संस्कृत क्या है, संस्कृत एक योगात्मक भाषा है, योगात्मक भाषा है। जबकि हिंदी वियोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक भाषा है, हिंदी वियोगात्मक भाषा है। तो देखिए संस्कृत में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे रामः लिख दिए, राम ने, हिंदी में क्या कहेंगे उसी को, राम ने। तब यह कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह अलग अलग हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वियोगात्मक। तो देखिए योगात्मक को संश्लिष्ट कहते हैं, वियोगात्मक को विश्लिष्ट कहते हैं। तो पूछा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ क्या कहलाती है, तो विश्लिष्ट कहलाती है, वियोगात्मक होती है। संज्ञा जैसे राम ने, राम क्या है, संज्ञा है। तो राम ने फल खाया, तो राम ने आ गया, तो ने अलग प्रयोग हो गया। तो संज्ञा के साथ आने वाली ये विभक्ति चिन्ह ने क्या है, विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने। तो विभक्ति चिन्ह अलग प्रयोग हुई है, तो वियोगात्मक भी है और विश्लिष्ट भी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य में कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, निषेधवाचक कि ये भी दोनों। तो वो यहाँ पे आ गया, ये तो आसान है पहचानना, क्योंकि इसमें संबोधन चिन्ह दे दिया है। कहीं कहीं संबोधन चिन्ह नहीं दिया रहता है, तब पहचानने में थोड़ा कठिनाई महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विस्मयादिबोधक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, वाक्य में कारक है, संप्रदान कारक है कि कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, कोई नहीं। धोबी के लिए क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो देखिए संप्रदान का ये चिन्ह है, संप्रदान का चिन्ह है, लेकिन अगर यह दान देने के अर्थ में होता या निमित्त के अर्थ में होता, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता। लेकिन या धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, तो धोबी से धुलवा के कपड़ा फिर लिया जाएगा, वह दान के रूप में नहीं जा रहा है, इसीलिए संप्रदान कारक नहीं होगा। इसमें होगा संबंध कारक, संबंध कारक। तो संबंध कारक होगा, तो इसमें संबंध कारक दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर, इसमें कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो रामचंद्रिका केशव की रचना है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। तुलसी जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। सूरदास की प्रसिद्ध रचना
सूरसागर है। और मतीराम की है ललित ललित ललाम ललाम मतीराम की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास प्रिय प्रवास यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत प्रसिद्ध रचना है, साकेत यशोधरा, यह सब मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निराला की रचना कुकुरमुत्ता है, अरिमा है, बेला है, नए पत्ते हैं, यह निराला की रचना है। और पंत की रचना है पल्लव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागरी परिचाणी पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं कि श्याम सुंदर दास हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि ये भी दोनों हैं? तो नागरी परिचाणी पत्रिका के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, परिमल किसका काव्य है? तो परिमल, कुकुरमुत्ता, अनामिका, बेला, यह सब निराला जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्मभूमि किसका उपन्यास है? तो रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, यह सब मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। इरावती है, इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, तितली किसका उपन्यास है? तो कंकाल, तितली, इरावती। हाँ, जयशंकर प्रसाद, देखिए याद नहीं आ रहा था, कंकाल 3 उपन्यास इन्होंने लिखा है, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कभी कभी जुबान पे शब्द रहते हैं लेकिन याद नहीं होता है। एक दिन इसी तरह बिहारी हिंदी का पढ़ा रहे थे तो हमें मगही याद ही नहीं आ रहा था। तो कृष्णानंद जी नाम के एक लड़का है, लिखे थे क्या कमेंट में कि विषय की पूर्ण जानकारी होना। जानकारी तो रहता है लेकिन कभी कभी जुबान पे आता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है कि डॉक्टर बच्चन है कि नरेंद्र है, रामेश्वर शुक्लांचल है कि सभी हैं? तो हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक है। इनका मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, नरसिंह में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है कि द्वंद्व है? तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है। तो सिंह के समान जो नर है, तो नर की विशेषता है क्या कि वह सिंह के समान है। तो कर्मधारय विशेषण विशेष इति बहुला कर्मधारय। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है अव्ययीभाव समास में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्याप्त में कौन सी संधि है? तो विधन याप्त व्याप्त। एक ट्रिक समझ लीजिए, जहाँ पे य और व के आगे कोई भी आधा अक्षर आ जाए, चाहे आधा क आ जाए, आधा म आ जाए, आधा य आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहाँ पे यण संधि होता है। और गुण संधि में एक मात्रा होता है। और व्यंजन संधि में व्यंजन प्रथम शब्द का लास्ट वर्ण व्यंजन होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। आज के लिए इतना, आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। आप सबका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।